हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, साढ़े तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये दो लाइन हम सबके गुरुदेव और जो आज भारत को एक नई ऊंचाई पर इन्होंने पहुंचाया है, इसके लिए हम सभी जो है पूरे भारतवासी इनके सदा आभारी रहेंगे। और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जग जग उस पर हंसा है, तब तब उसने इतिहास रचा है। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस पर भी जग ने हंसा है या जिसका भी समाज ने किरकिरी उड़ाया है, ठीक ना, एक दिन वो इतिहास रचा है। और जब आप संघर्ष कर रहे होंगे ना अपने जीवन में, तो उस समय आप अकेले होंगे, आपके साथ दूसरा कोई नहीं हो सकता है। संघर्ष के समय आप बिल्कुल अकेले होंगे और जब आप सफलता को प्राप्त करेंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो आपके सारे नातेदार रिश्तेदार आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप हमेशा अपने आप को जो है उस मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और जितने भी नातेदार रिश्तेदार दोस्ती यारी जितने भी हैं ना, ये सब केवल और केवल वक्त के लिए है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप उसको वक्त दे रहे हैं, तब तक के लिए, उसके बाद के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपके साथ और आपका जो सच्चा साथी है वो कौन है, तो आपकी कामयाबी है, ठीक है ना। कोई हो, आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, ये पूरा इतिहास गवाह है कि संघर्ष में सिर्फ अकेला आदमी रहा है, ठीक ना। संघर्ष के बाद ही उसके सारे नातेदार रिश्तेदार उसके साथ जुड़ते हैं। आप जस्ट पहले की ही एक घटना को समझिए ना। एक रानू मंडल जो है ना, आज से कुछ ही दिन पहले वो बहुत फेमस हुई थी, ठीक है ना। जब वो ट्रेन में गाना गाया करती थी, स्टेशनों पर गाना गाया करती थी, कौन था उसका भाई। जैसे ही उनको बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, सारे रिश्तेदार उनके पहुंच गए कि ये मेरे मौसी है, ये मेरे फुआ है, तो ये मेरे नानी है, तो ये मेरे मम्मी है, सब रिश्तेदार पहुंच गए, ठीक ना। वही कंडीशन है। जिस समय वो संघर्ष कर रही थी उस समय उसको पूछने वाला कोई नहीं था, रोटी देने वाला कोई नहीं था, और जब उसे सफलता मिली तो सारे रिश्तेदार जुट गए, ठीक है ना। चलिए, अब बस आपको कम कह रहे हैं, आप ज़्यादा समझेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक ना। और जो आपको सामने दिख रहा है, मतलब आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक ना, आप उस पर फोकस करेंगे और अपने जीवन में जो है यदि बेहतर कुछ करना चाहते हैं आप, तो मेहनत करना पड़ेगा। इसका एक ही सूत्र है, इसका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको जो है निश्चित समाकलन पढ़ाने वाले हैं, और निश्चित समाकलन में भी क्या पढ़ाने वाले हैं ये आपको अभी पता चलेगा, ठीक है ना। आइए, निश्चित समाकलन का पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं, उसके बाद उसका ट्रिक देने वाले हैं, और लगभग 50 क्वेश्चन हम जो है लिए हैं आज निश्चित समाकलन से। तो लगभग 50 क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन भी हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो बड़ा मजा आने वाला है। और आपको निश्चित समाकलन से जितना आपके अनिश्चित समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना ही क्वेश्चन आपके निश्चित समाकलन से भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो यदि आपको अनिश्चित समाकलन करने आता है, मतलब कुल मिलाकर आपको यदि इंटीग्रेशन करने आता है, यदि आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ लिया है, जो कि हम बिल्कुल अच्छा से पढ़ा दिए हैं आपको, तो यदि आपने अनिश्चित समाकलन पढ़ लिया है बेहतर तरीके से, तो आपको जो है अब निश्चित समाकलन में कोई परेशानी नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। निश्चित समाकलन के एक एक सवाल को चुन चुन कर आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो आज ये उसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, फिर उसका ट्रिक देने वाले हैं। और ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 हम लेकर आने वाले हैं, ठीक ना। यदि आप पूरा का पूरा आराम से वीडियो को देखेंगे तो आज ही अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी सवाल का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। हाँ, और आप यदि हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिएगा, ये आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे जाकर मास्टरमाइंड मैथ्स, और ये सर्च करने के बाद जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, ठीक है ना। जो लोगो आपको दिख रहा है, ऐसा लोगो दिखेगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। और ध्यान रहे
कि वहां पर आपको जो है टोटल रिकॉर्डेड वीडियो दिया गया है। आप गलत फहमी में ना रहेंगे कि वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। टोटल रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, जिसमें केसी सिन्हा का क्वेश्चन होगा, और उसका पीडीएफ भी आपको वहां पर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीजों को आप पहले क्लियर कर लीजिए, और टोटल रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां मिलने वाला है, ठीक है ना। रिकॉर्ड किया हुआ जो ऑफलाइन क्लास हमारा चलता है, मतलब आपको ऐसा फील होगा उसमें कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ऑफलाइन क्लास में सीख रहे हैं। बच्चों का डाउट भी वहाँ क्लियर हो रहा है, बच्चे सामने से प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी उसमें दिया जा रहा है, तो आपका डाउट जो है साथ साथ क्लियर होते जाएगा। आपके मन में जो डाउट होगा वो बच्चों के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न होगा उससे क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब समझिएगा, अच्छा यहाँ निश्चित समाकलन का गुणधर्म आ गया। हम गुणधर्म से पहले आपको जो है थोड़ा सा बताने वाले हैं निश्चित समाकलन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। कोई फंक्शन आपको दिया गया है, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये फंक्शन आपको दिया गया है ऐसा, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया 2 से 3। निश्चित समाकलन में सिर्फ इतना ही बढ़ जाता है, और निश्चित समाकलन में आप क्या देखे थे, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन। लेकिन आप निश्चित समाकलन में इसके आगे भी बढ़ेंगे, और इसके आगे और क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें 2 चीज आपको दिख रहा है, एक तो ये और एक तो ये, 2 चीज बढ़ गया है, सिर्फ 2, ठीक ना। तो अब हम इन दोनों जो नई चीजें इसमें जुड़ी है, ये बहुत बड़ा काम नहीं करने वाला, ये बहुत बड़ा तीर नहीं मार देगा, इसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं करेगा, इसमें औकात भी नहीं कुछ परिवर्तन करने का। अच्छा करेगा क्या, ये देखिए, आपको कह रहा है कि सुनो, तो अनिश्चित समाकलन पढ़ा है ना, तो आप कहिएगा हाँ गुरुजी हमको पढ़ाए हैं। तो अनिश्चित समाकलन यदि पढ़ा है तो ये तो करने आवे करता है तुमको, इसका इंटीग्रेशन, तो आपको कहिएगा हाँ करने आता है, ये तो पहले से पढ़ाए हुए गुरुजी, सिखाए हुए इंटीग्रेशन करना। तो फिर कहेगा कि अच्छा जब इतना कर लेगा ना, तो एक काम कर देना कि हमरा पहले रख देना, इसको छोटका को बाद में रख देना। ये कह रहा है कि हमरा पहले रख देना, छोटका को बाद में रख देना, और दोनों आदमी के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना, ठीक ना। और जोड़ घटाव कर देना, मान जो निकल के आएगा ना वो हमरे मान निकलेगा, बुझे कि नहीं। यानी ये निश्चित समाकलन कह रहा है आपसे कि आपको गुरुजी अनिश्चित समाकलन सिखाए ना, तो आपको हाँ सिखाए, अच्छा सिखाए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आसानी से बना देंगे हम। इतना का क्रिया कर लो तुम, जब अनिश्चित समाकलन सीख लिया है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर लेंगे। कहेगा ठीक है, जब कर लिया तो जब क्रिया हो जाएगा ना, उसके बाद क्या करना कि पहले हमरा रख देना, अब माइनस दे के हमारे छोटका भाई के रख देना, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद जोड़ घटाव का क्रिया कर देना, जो भी जोड़ घटाव गुना भाग का जो क्रिया होगा कर देना, और जो मान निकल के आएगा ना वो हम ही होंगे। बात बस इतना ही है। देखिए तो x का जो आपको इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 होता है ना। अच्छा आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पर आपको 2 है और यहाँ पर आपका कितना है 3, मतलब x के जगह पर पहले 3 रख देना है, फिर x के जगह पर 2 रख देना है या माइनस लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3² बट्टा में 2 माइनस 2² बट्टा में 2, ये ना होगा। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 2, फिर माइनस 2² 4 बट्टा में 2। देखेंगे यहाँ पर 2 का लॉस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, सॉरी 9 यहाँ पर 4, तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा आपका 5 बट्टा 2 के बराबर। वेरी सिंपल, आपको जो अनिश्चित समाकलन सिखाया गया है आप उसी अनिश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे 2 स्टेप, या देखिए ना 2 स्टेप क्या करना है। तो जो मान आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, इसमें से सबसे पहले ऊपर वाला का मान रख दीजिएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऊपरी, इसको कहते हैं उच्च सीमा और इसको कहते हैं निम्न सीमा ना, इसको कहेंगे बड़का भाई, इसको कहेंगे छोटका भाई ना। तो x के जगह पर पहले बड़का भाई को रख देना और फिर छोटका भाई को रख देना, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना। इसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग जो भी क्रिया आपको दिखेगा उसमें वो जोड़ घटाव गुना भाग का क्रिया कर दीजिएगा, जो मान निकल के आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 बटा 2 निकल के आया, तो यह है आपके निश्चित समाकलन का मान। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए, जब ये समझ में आ गया होगा तो एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखे 0 से π/2 और एक फंक्शन यहाँ लिख दिए sin x, ठीक है ना, और फिर यहाँ लिख देंगे dx, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका मान निकालिए, तो आपको पहले से पता है, बता दिया गया है कि इसमें जो आपका sin x दिख रहा है, sin x, ये तो आपको अनिश्चित समाकलन में भी देखने को मिल रहा था, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा था। तो जब ये आपको अनिश्चित समाकलन में देखने को मिल रहा था
तो आप पहले इसका अनिश्चित समाकलन कर लीजिए, तो कहेंगे हाँ कर लेंगे तुरंत। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एकदम ठीक एकदम ठीक। अब आपको याद आया कि ओह दूगो भाईबो था, एगो बड़का भाई एगो छोटका भाई ना, तो चलिए दोनों भाई को यहाँ रख दिए। पहले बड़का भाई का मान रखेंगे, माइनस को बाहर रखिएगा तो हो जाएगा cos π/2 अब माइनस cos 0, बड़का भाई फिर छोटका भाई माइनस cos 90 डिग्री का मान 0 होता है अब माइनस cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ देखिए -1 और यहाँ पर -1, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका +1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है अब इसके कुछ गुणधर्म के बारे में जानकारी लेना है। अब इसका गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट में क्या समझते हैं कि यदि कोई फंक्शन a से b तक दिया गया है, ठीक है ना, यदि किसी फंक्शन का सीमा a से b तक है और इसके अंदर में जो है fx वाला फंक्शन है, माने फंक्शन आपका x वाला है। कैसा फंक्शन है? x वाला है। तो निश्चित रूप से जब फंक्शन x वाला है तो यहां पर dx ही होगा। ये तो बात आप पहले से ही जान रहे हैं कि यदि फंक्शन x वाला है तो यहां पर dx होगा। अब हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा मन ऐसा कर रहा है कि जो फंक्शन x वाला है, ठीक ना, जो फंक्शन x वाला है उस x वाले फंक्शन को ना z के रूप में बदल दे। सुनिए, इससे उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए क्या फंक्शन है, हम अभी ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं, ब्लैक पहने हुए हैं, हमारा मन कर रहा है कि ना ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, एक हटा के ललका पहन ले, एकदम टहकदार वाला, टूटू वाला, हाँ पहन लेंगे। उससे हम थोड़ी बदल जाएंगे, हम बदल गए, हमारा ड्रेस बदला है, हमारा पहनावा बदला है, ठीक ना। हम केवल पहनावा को चेंज किया, हम थोड़ी चेंज हुए हैं, हम अभी भी वही हैं। फिर आपके सामने आएंगे तो आप पहचान जाएगा, अच्छा गुरु जी हैं, बुझे कि नहीं बात। हाँ, तो ये बातें हैं। तो यहां पर वही कह रहा है कि यदि फंक्शन x वाला है और आप उसमें x के जगह पर यदि z रख देते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और वही बात यहां पर लिखा हुआ है। जैसे यहां देखिए फंक्शन sin x वाला है, माने x वाला फंक्शन है, ठीक ना, और इसमें x के जगह पर हम sin y कर देंगे तो इसके इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब यहाँ x है तो आपको dx होना चाहिए, और जब हमने इसको y में चेंज किया तो यहाँ पर dy दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, यदि फंक्शन आपका x वाला है तो वहां पर x दिखना चाहिए ना, और यदि फंक्शन आपका y वाला है तो यहाँ पर dy हो जाना चाहिए। बस बात खत्म है। इससे इंटीग्रेशन के मान में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन, बहुत ज्यादा क्या परिवर्तन होगा ही नहीं, ज्यों कहते हो बराबर रहेगा। अगला देखिएगा, अगला दूसरा आपका ये है कि यदि कोई फंक्शन आपका दिया गया है, ठीक है ना, और उसके सीमा का मान सेम टू सेम है। जैसा कि हम आपको एक क्वेश्चन, एक ट्रिक आपको पहले भी बता दी है कि यदि आपका फंक्शन दिया गया है, इसमें दिख थोड़ा कम रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि कोई फंक्शन आपका दिया गया है, ठीक ना, कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है fx और dx, ठीक है ना, और यदि इस फंक्शन का सीमा का मान सेम टू सेम है, फंक्शन के सीमा का मान यदि सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक ना, जितना सीमा का मान नीचे है उतना ही सीमा का मान ऊपर है, माने जितना निचली सीमा है उतना ही ऊपरी सीमा है, ठीक है। तो अब जब आपको इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 के बराबर होगा। आप बेहिचक इसका इंटीग्रेशन 0 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि π/2 से π/2, यहाँ लिखल है साइन के पावर में 5x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा 0 के बराबर, क्यों? क्योंकि सीमा का मान दोनों सेम टू सेम है। सीमा का मान क्या है? सेम टू सेम है। तो यदि सीमा का मान सेम टू सेम होगा तो आप कोई भी फंक्शन आपको दिया गया हो, यदि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, हाँ एक बात और यहां पर लिखा गया है, अभी शायद ये आपको अच्छा से दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि यदि किसी फंक्शन के सीमा का मान a से b तक है और कोई फंक्शन यहाँ दिया गया है और हमारा मन कर रहा है ना कि बड़का भाई और छोटका भाई को आपस में बदल दे ना, बड़का भाई हमेशा ऊपर रहता है ना, छोटका भाई नीचे रहता है, मन करता है ना कि छोटका को ऊपर लिख दिया, बड़का को नीचे लिख दे, तो कहता है कि लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान में अंतर हो जाएगा। क्या है कि हम बौर थे, हाँ हम बौर थे तो हम ज्यादा थे, और छोटका भाई हमारा से कम था, और दोनों के पलट दोगे तो ऊपर छोटका चल जाएगा, नीचे बड़का आ जाएगा, तो मान में अंतर हो जाएगा। कितना का? तो सिर्फ माइनस का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा? माइनस का। माने बड़का भाई छोटका भाई को चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि तुम कर दो, लेकिन मान तुम्हारा चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा?
तो पहले यदि प्लस में मान निकला है तो अब माइनस में निकलेगा, अब पहले यदि माइनस में निकला था तो अब प्लस में निकलेगा। मतलब क्या कि उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि निश्चित समाकलन में सीमा के मान को चेंज कर दिया जाए, माने सीमा के मान को बदल दिया जाए, माइनस नीचे वाला को ऊपर कर दिया जाए और ऊपर वाला को नीचे कर दिया जाए, तो सीमा के मान को बदलने से जो है उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यदि पहले से प्लस होगा तो अब माइनस हो जाएगा, और यदि पहले से माइनस रहा होगा तो अब प्लस हो जाएगा। चलिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि एक फंक्शन आपका sin x dx है, इसमें सीमा का मान a से b तक है ना। अब हमारा मन किया कि इसको चेंज कर देते हैं, तो b को नीचे लिख दिए, a को ऊपर लिख दिए। इससे क्या होगा कि इसके इंटीग्रेशन के मान में जो है परिवर्तन हो जाएगा। यदि पहले से प्लस आया होगा तो अब माइनस आएगा, और यदि पहले से माइनस आया होगा तो अब प्लस आएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, ये अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि यदि सीमा का मान a से b तक है और कोई फंक्शन यहां दिया गया है, और आपको मन है ना कि a से b तक तो है ही है। ओहो, यहाँ दिख भी थोड़ा सा कम रहा है ना, यहाँ दिख भी थोड़ा सा कम रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना, यदि ये कम दिख रहा है तो इसको हम पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। रुक जाइएगा 1 मिनट। देखिए, मान लीजिए सीमा का मान a से b f(x) dx, ठीक है ना। और आपको मन कर रहा है ना कि a और b के बीच वाला एक और सीमा ले ले, दूगों से मन नहीं भर रहा है तो तीसरा को भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। अब कोशिश कीजिएगा कि जो c का मान आप लिए हैं वो a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, माने a और b के बीच में होना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि यदि आप यहाँ पर जो है मान लीजिए कि एगो सीमा लिए 1 से 3 और यहाँ लिख दिया कितना x dx, ठीक है ना। आपको मन कर रहा है कि वो 1 से 3 से काम नहीं चलेगा ना, ये दूगो सीमा से, अच्छा क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन कभी आपको यदि ऐसा जरूरत पड़ जाए, ठीक ना, कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए तो आप चाहे तो 1 और 3 के बीच का एगो कोई मान अपने मन से आप रख सकते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 और 3 के बीच हमारा रखने का मन है 2, तो रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? तो निचका को निचके में, निचली सीमा को निचले में रखेंगे, और जो आप नया वाला रखेंगे इसको यहाँ ऊपर में रखेंगे। अब फंक्शन में जो कहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं, फिर प्लस, और फिर इसको ऊपर वाला को फिर वही जे, और जो इसका उच्च सीमा पहले से था इसको अपने जगह पर रखेंगे, ठीक है ना। और फिर ये आपका फंक्शन x और dx हो गया, बात खत्म। वेरी सिंपल। आप यदि कोई नया मान रखना चाह रहे हैं तो गलत नहीं है, आपका इंटीग्रेशन कहता है, आपका निश्चित समाकलन कहता है कि वो गलत थोड़े होगा, गलत नहीं होगा, वो सही होगा, ठीक ना। लेकिन आप सुन लीजिए कि वो जो मान आप रखेंगे कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों के बीच वाला ही होना चाहिए, और रखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार उच्च सीमा में और एक बार निम्न सीमा में रख देना है, बस बात खत्म। एक बार उच्च सीमा में रखना है, एक बार निम्न सीमा में रखना है। अब पहले वाला को देखिए, पहले वाला को अपने जगह पर, यहाँ निम्न सीमा में है, यहाँ उच्च सीमा में है, बात खत्म है। आपको फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको ज्यों कहते हो लिखना है। इंटीग्रेशन कीजिएगा, मान भी बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही अभी आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये मोटी मोटी बात आपको सिखा रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन भी करने वाले हैं। रुक जाइएगा, अभी आगे बढ़ते हैं, समझिए थोड़ा सा। देखिए इधर, अब कह रहा है कि यदि आपका कोई फंक्शन, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो गम किस बात का है। लीजिए हम फिर से लिख देते हैं, a से b f(x) dx बराबर, यहाँ देखेंगे a से b, और आपको मन कर रहा है ना कि दोनों सीमा को जोड़ कर उसमें से x को घटा ले, तो आप घटा सकते हैं। यदि आपको कभी जरूरत ऐसा पड़ जाए, ठीक ना, कभी आवश्यकता ऐसा पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों सीमा को आपस में जोड़कर x में से घटाकर x के जगह पर लिख दीजिएगा। इससे भी इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं। ये दोनों सीमा को जोड़कर x को घटाकर फिर वही जगह पर रख दीजिएगा, तो इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले जैसा रहेगा, ठीक ना। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, दोनों सीमा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, f a प्लस b माइनस x, ठीक है ना। a प्लस b को जोड़कर उसमें से x घटा लेंगे, माने दोनों सीमा को जोड़कर और उसमें से x घटाकर ओकरे जगह पर रख देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इंटू क्या हो जाएगा, dx।
इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ लिखे 0 से या π/4 से π/2 और यहाँ लिखा हुआ है sin x। एक मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं, π/6 और यहाँ π/3, यहाँ sin x और फिर क्या हो जाएगा dx। और हमको जरूरत पड़ेगा तो इसको हम ये लिख सकते हैं, π/6 ठीक है, π/3 ठीक है। π/6 माने 30 डिग्री या π/3 माने 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस x इंटू dx, ठीक है ना। इससे इसके इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने का, इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका सीमा का मान, इसको हम थोड़ा सा जो है क्लियर कर दें आपके लिए। क्लियर कुछ ऐसा करना है, समझिएगा। ओहो मिटाना था ना, चलिए कोई बात नहीं। साढ़े तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए सीमा का मान -a से a हो, ठीक है ना। सीमा का मान कितना रहे -a से a, मतलब सीमा का मान सेम टू सेम हो, लेकिन नीचे में माइनस लगल है या ऊपर में प्लस लगल है। नीचे में माइनस लगा हुआ रहे और ऊपर में प्लस लगा हुआ रहे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सीमा का मान यदि सेम टू सेम हो, नीचे माइनस हो ऊपर प्लस में, और अंदर में आपका जो है फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। तो अंदर में जो फंक्शन दिया गया है, यदि ये फंक्शन विषम फलन है, कैसा फलन है भाई, ये यदि विषम फलन है, ठीक ना। अच्छा विषम फलन होता क्या है तो समझ लीजिए। विषम फलन का मतलब होता है कि यदि आप दिए गए फंक्शन में x के जगह पर -x रखते हैं और उसका मान यदि माइनसे में निकल के आ जाता है, तो इसको कहेंगे विषम फलन। क्या कहेंगे इसको, विषम फलन। कैसे विषम फलन चेक करेंगे, फिर से समझिए। x के जगह पर आपने -x रखा, अब मान यदि माइनसे में निकल गया तो समझ लीजिए कि वो विषम फलन है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका फंक्शन f(x) बराबर होता है x3, ठीक है ना, f(x) बराबर x3। अब क्या कर रहे हैं कि x के जगह पर -x रखना है, तो रखिए -x के पावर 3 कितना हो जाएगा, f -x बराबर माइनस के पावर 3 तो माइनस, और x के पावर 3 तो हो जाएगा, x के पावर 3 तो हो जाएगा -x के पावर 3। अब आप चेक करके देखिए, x के पावर 3 को f(x) बोले थे ना, मतलब x के जगह पर हम -x रखे और -x रखने के बाद मान जो है माइनस में निकल के आया, यानी f -x का मान जो है -fx के बराबर हो गया। देखिए fx का मान है x के पावर 3 ना, तो यहाँ x के पावर 3 के जगह पर fx रख दिए। तो यहाँ x के मान में यदि फंक्शन में x के जगह पर -x रखा जाए और उसका मान माइनसे में निकल जाए, तो उसको कहते हैं विषम फलन। उसको क्या कहते हैं, विषम फलन। और आपको बता दें कि विषम फलन का जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। अब सुन लीजिए विषम फलन जो है मुख्य रूप से क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहां ध्यान में रखना है, आपको समझ लेना है कि विषम फलन क्या क्या हो सकता है। देखिए जितने भी आपके बहुपदीय फलन है, ये जितना भी बहुपद वाला है, ये ऐसा यदि इसके पावर में विषम संख्या है, इसके पावर में क्या है, विषम संख्या है, तो समझ लीजिए कि विषम फलन होगा ना। x y z वाला जो भी है, यदि उसके पावर में विषम संख्या है तो समझ लीजिए कि वो विषम फलन है। पावर में यदि विषम संख्या है तो समझ लीजिए कि वो विषम फलन है, ठीक है ना। तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। इसके बाद आपको बता दें कि साइन, tan और कॉसेक, ठीक है ना, साइन, tan और कॉसेक ध्यान में रखना है, साइन, tan और कॉसेक। यदि साइन, tan और कॉसेक के पावर में विषम संख्या है, फिर से एक बार, साइन, tan और कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या है, साइन, tan और कॉसेक के पावर में यदि विषम संख्या है, तो ये भी आपका विषम फलन कहलाएगा। और विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा फंक्शन दिख जाए, ठीक है ना, कि यहां पर सीमा का मान -a से a हो, मतलब सेम टू सेम तो हो, लेकिन नीचे माइनस लगा हो ऊपर प्लस लगा हुआ हो, और अंदर वाला जो फंक्शन हो वो विषम फलन हो। विषम फलन मतलब क्या, यदि बहुपद के रूप में है और पावर में विषम संख्या है तो विषम फलन हो गया।
यदि साइन है, टैन है और कॉसेक है, पावर में विषम संख्या है, विषम फलन हो गया, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर लिखना है आपको, ठीक है ना। वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा कितना लिखना है, 0 के बराबर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। हाँ, और यदि आपका फंक्शन जो है विषम फलन ना हो कि समफलन हो, समफलन हो, इसी में यदि समफलन हो, समफलन क्या होता है समझिएगा। समफलन क्या होता है, समफलन क्या होता है, तो f(x) के जगह पर -x रखा जाए, लेकिन इसका मान जो है प्लस में निकल के आ जाए, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं समफलन, ठीक है। समफलन जैसे समझिए कि f(x) बराबर जो है, यहाँ पर हम ले लिए x², f(x) बराबर क्या ले लिए, x², और x के जगह पर अब कह रहे हैं कि -x रखते हैं, रख के देखिए, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, f(-x) बराबर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा आपका x²। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, f(-x) बराबर x² कितना है, f(x) का मान ना, देख लीजिए हमने x के जगह पर -x तो रखा, x के जगह पर -x तो रखा, लेकिन उसका मान जो है प्लस में निकल गया। मान किस में निकल गया, प्लस में निकल गया। तो जब ये प्लस में निकल गया तो इसको कहेंगे हम समफलन। क्या कहेंगे इसको, समफलन। कॉन्सेप्ट वही, -a से a f(x) dx। और यदि आपका समफलन हो यदि आपका समफलन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 × 0 से a f(x) dx के बराबर, ठीक है ना, 2 × 0 से a f(x) dx के बराबर। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं। वही चीज है, ये दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं, ठीक ना, दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं। अच्छा, इसका नॉर्मली जरूरत है, ज़्यादा जरूरत इसमें है नहीं। अब लगभग आपका इतना ही कॉन्सेप्ट था। हाँ, इससे आगे हम थोड़ा सा और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। बताना यह है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 आ जाए, एकदम ध्यान से देखिए, यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और अंदर में फंक्शन आपका हो log tan x dx, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 लिखिएगा आप, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0। ये एकदम सेम डिजिट क्वेश्चन पूछता है, सेम, इसमें परिवर्तन नहीं करेगा। ये एकदम सेम डिजिट क्वेश्चन है, एकदम सेम यही पूछेगा जब भी पूछेगा। तो जैसे ही पूछेगा इसको देखते ही इसका आंसर 0 मार के खत्म कर दीजिए। यह हमेशा 0 होता है। लेकिन इसका एक और भाई है, 0 से π/2 log tan x के जगह पर cot x और फिर dx, इसका भी इंटीग्रेशन आपको 0 मार देना है। ये दोनों भाई है, tan और cot वाला, ठीक ना। यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और log tan x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0। सीमा का मान 0 से π/2 हो log cot x प्लस log cot x dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो जैसे ही ये दोनों भाई को देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन हमेशा कितना लिखिएगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और ऊपर में आपका त्रिकोणमितीय फलन हो और जो फंक्शन ऊपर में हो वही फंक्शन नीचे में हो, जैसे ऊपर में sin x है तो नीचे में भी sin x हो, और इसके बाद इस साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ना, तो वो उसके बगल में दिख जाए, ठीक है। और इसका पावर सेम टू सेम हो, सबका पावर सेम टू सेम हो, पावर सबका सेम टू सेम हो, ठीक है ना, सबका पावर सेम टू सेम हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा। इसका इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, π/4 के बराबर होगा। ध्यान रखना है, जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन नीचे में होना चाहिए, चाहे यहां मिल जाएगा चाहे यहां मिल जाएगा। यदि फंक्शन नीचे में यहां मिल रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिखेगा, यदि फंक्शन यहां मिल रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा आपको इधर में दिखेगा, और सबका पावर सेम टू सेम होगा। और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। जैसे आप इसको भी देख सकते हैं, 0 से π/2 tan के पावर 5/2 इंटू dx और बटा में tan 5/2 इंटू dx, और फिर हो जाएगा आपका प्लस cot 5/2 इंटू dx। सॉरी, सब जगह dx लिखने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। हाँ, dx केवल ऊपर में। अब आपसे पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो π/4 के बराबर क्यों होगा, समझ लीजिए। क्योंकि देखिए tan ऊपर में है तो tan यहाँ नीचे में भी आपको दिख रहा है, x रहेगा, ठीक है ना, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा आपको इसके बगल में दिख रहा है, और सबका पावर सेम टू सेम है। सबका पावर क्या है, सेम टू सेम है। तो यदि पावर सेम टू सेम होगा तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होगा। और अब हमें उम्मीद है कि जितना कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, ये टोटल कॉन्सेप्ट पर यदि आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आए
तो आप टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। इंटीग्रेशन में जो निश्चित समाकलन का सवाल है, ऐसे तो इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ना, लेकिन जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको आवश्यकता है, जितना आपके बोर्ड एग्जाम में जहां से सवाल पूछा जाता है, हमने टोटल कंप्लीट करा दिया है। तो ये टोटल आपका जो है आराम से बन गया है। अब हम चाहेंगे कि इसमें जो है टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक ना, तो कुछ क्वेश्चन कर ले, 2 4 5 क्वेश्चन इसमें कर ले, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जहां हमारा होगा वहीं से शुरुआत करेंगे एक बार। देखिए, अब देखिए आपके सामने एक सवाल है, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है। आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट एक्स, अच्छा यहाँ पर बराबर में जो जीरो लिखा है ये शायद किसी काम का नहीं है, ठीक ना, बराबर में जीरो लिखने का कोई जगह ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, यह बराबर में जीरो लिखने का कोई जगह ही नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो बराबर में जीरो यदि लिखा है तो ये बिल्कुल गड़बड़ है ना, ये बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अब ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। तो पहले रूट एक्स है ना, यहाँ पहले क्या है, रूट एक्स है, मतलब आपको सबसे पहले रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो आपको मालूम है कि ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2 ना, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2। देखिएगा इसके पावर में 1/2 है और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2, आगे हो जाएगा 2/3। और अब क्या करना है, तो यहाँ एक्स की जगह पर मान रख देना है कितना, 1 से 4 है ना, तो पहले 2/3 को बाहर रखिए, एक्स के जगह पर पहले 4 रखिए, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2। एकदम ध्यान से देखेंगे, ये 2/3 ज्यों का त्यों, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसके पावर में 3/2, तो पावर टू पावर गुना हो जाता है, माइनस 1 के पावर कुछ भी रखेंगे उसका मान 1 के होगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 के पावर 3 8, 8 में से घट गया 7, 7 को 2 से गुना करेंगे 14/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 14/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को देख कर ही आप इसका आंसर बताइए, सब लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। सीमा का मान क्या कह रहा है, देखिए तो अभी जस्ट आपको बताएं, π/2 से π/2, अंदर में आपका है sin² x इंटू dx। अब बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि ये जो आपका फंक्शन है, ठीक ना, यदि दिए गए फंक्शन के सीमा का मान सेम टू सेम है, दिए गए फंक्शन के सीमा का मान सेम टू सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है सीमा के मान में, तो आप जो है ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन, देखिए ना, यहाँ भी π/2 यहाँ भी π/2, सीमा का मान बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है सब लोग का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अच्छा वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन। हाँ, अरे ये भी क्वेश्चन रिपीट है पहले वाला। ये समझिए, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, क्या है, 0 से 1 और यहाँ है 1/1 प्लस x² इंटू tan इनवर्स x। और आपको बता दिए थे कि यदि देखिएगा, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस x² ना। तो यदि आप देखिए कि दो ऐसा फंक्शन आपको दिया गया है, हम आपको जब अनिश्चित समाकलन पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि दो ऐसे फंक्शन आपको दिया गया हो जो गुना में हो, ठीक है ना, जो किसमें हो, गुना में हो, और पहला फंक्शन दूसरा का डिफरेंशिएशन हो जाए, माने एक फंक्शन जो है दूसरा का डिफरेंशिएशन, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x²। तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिएगा, जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका tan इनवर्स x, माने इसको जो कहते हो, अब बस इसी के पावर में 1 जोड़ देना है। अब इसके पावर में कितना है, अब इसके होल पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो पावर में 1 जोड़ कर उतने से भाग कर देना है, बस हो गया इंटीग्रेशन, माने अनिश्चित समाकलन का काम खत्म। अब खाली करना है x के जगह पर 1 रखना है, फिर 0 रख देना है, काम बन जाएगा। x के जगह पर 1 रखना है, फिर 0 रख देना है। चलिए बारी बारी से रख दीजिए मान। जब x के जगह पर आप 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 को तो पहले बाहर रख लीजिए, है ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के जगह पर 1 का होल स्क्वायर ना। ओहो, पावर में 1 जोड़े हैं तो बट्टा में 2 ना, यहाँ भी 2 ये होगा ना। हाँ देखिएगा, इसके बाद हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0,
और इसका भी होल स्क्वायर 1/2। tan में कितना का मान, π/4 का मान ना। tan में एक कितना का मान, π/4 का मान, तो π/4 के होल स्क्वायर। tan में 0 कितना का मान, 0 का मान खत्म। पाई के स्क्वायर बटा में 16, तो 16 दूना 64, यानी पाई का स्क्वायर बटा में 16 दूना 32 ना होता है, वही 16 दूना 32, यानी पाई स्क्वायर बटा में 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई का स्क्वायर बटा में 32। कितना आसान है देखिए, तो वेरी सिंपल, एकदम आसानी से आप सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन आपका देखिए, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3 बटा में 3 ना। सीमा का मान कितना रखना है भाई, 0 से लेकर 1, माने पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। चलिए 1/3 को बाहर कर लेते हैं, चूंकि x के जगह पर मान रखना है, तो 1 के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3। देखिएगा 1/3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, 1 के पावर 3 माइनस 0 ना। 1 के पावर 3 का मान 1 है, उसमें से 0 घट गया तो 1 है। 1 को 1/3 से गुना करेंगे तो 1/3 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है -π/4 से π/4। अभी आपका सवाल जस्ट अभी देखें आप, देखिए -π/4 से π/4 और यहां लिखा हुआ है आपका साइन क्यू x इंटू में dx। अब थोड़ा गौर से यदि समझा जाए तो देखिए सीमा का मान जो है सेम टू सेम है, लेकिन नीचे प्लस में है ऊपर माइनस में है ना। तो सीमा का मान सेम टू सेम है, लेकिन नीचे प्लस में और ऊपर क्या है, सॉरी नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में है। तो सीमा का मान सेम टू सेम तो है, लेकिन इसका चिन्ह अंतर है, नीचे माइनस है ऊपर में प्लस है। तो अब आपको बताना है कि ऐसे फंक्शन के लिए ये चेक करना है कि ये सम फलन है कि विषम फलन है ना, सम फलन है कि विषम फलन है। और आपको कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताए हैं कि यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो, या tan के पावर में विषम संख्या हो, या कोसेक के पावर में विषम संख्या हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ साइन के पावर में विषम संख्या है। तो जब साइन के पावर में विषम संख्या है तो ये आपका हो गया विषम फलन ना। और आपको मालूम है कि विषम फलन का इंटीग्रेशन अभी आपको बताए हैं कि 0 के बराबर होगा ना। विषम फलन का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, आंसर। एक सवाल और लीजिए, सवाल आपका है -π से π। वाह गजब, -π से π। अभी आप जस्ट देखिए, -π से π क्या है, tan x इंटू dx। अब बताइए कि इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, और 1 क्या है, विषम संख्या है ना। पावर में यदि कुछ नहीं है तो क्या है, विषम 1 है, और 1 क्या है, विषम संख्या है। और यहाँ देखिएगा सीमा का मान ज्यों का त्यों तो है, माने दोनों सेम टू सेम है, लेकिन नीचे माइनस में है और ऊपर प्लस में है। तो आपको बता दिए थे कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, लेकिन नीचे माइनस में हो ऊपर प्लस में हो, मतलब -a से a तक हो, तो आप अंदर वाले फंक्शन को देखिएगा। यदि अंदर वाला फंक्शन विषम फलन आ जाए, ठीक है ना, यदि अंदर वाला फंक्शन आपका विषम फलन आ जाए तो आप इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर लिखिएगा। आप विषम फलन के लिए क्या बोले थे कि यदि साइन के पावर में विषम संख्या हो, या tan के पावर में विषम संख्या हो, या कोसेक के पावर में विषम संख्या हो, तो विषम फलन है। यहाँ देखिए tan के पावर में विषम संख्या है, इसलिए विषम फलन है, इंटीग्रेशन 0 के बराबर। ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, 0 से π/2 sin x इंटू dx ना। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस। अभी जस्ट इसका इंटीग्रेशन आप किए भी हैं। सीमा का मान 0 से π/2, फटाफट रख दीजिए, मान बाहर रखेंगे, cos π/2 माइनस कॉस 0। और यहाँ देखिएगा माइनस को बाहर रखेंगे, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिएगा cos 90 डिग्री का मान 0 और माइनस cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ये माइनस माइनस प्लस 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है हम पूरा का पूरा निश्चित समाकलन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया और कुछ क्वेश्चन को दिए हैं। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 45 क्वेश्चन और रह गया है, जो हम एक वीडियो में और आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है ना। इसका एक और पार्ट लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 35 से 40 मिनट का वीडियो आपके लिए हुआ, और इन 35 से 40 मिनट के वीडियो को यदि आप अच्छा से देख लिए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि अब एक भी सवाल आपका जो है निश्चित समाकलन से नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना। निश्चित समाकलन के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आपको कोई समस्या होने वाला ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।